हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी में पावर को कैसे डिवाइड किया जाता है, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है और अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा। जैसे कि हेडिंग से ही हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पावर को हम किसी के साथ शेयर करते हैं। पावर शेयरिंग कैसे इंपॉर्टेंट है ये हमें दो कंट्री के एग्जाम्पल के साथ इस लेसन में समझाया गया है, बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है एंड इसको नीदरलैंड्स, जर्मनी, लक्सेमबर्ग एंड फ्रांस बॉर्डर करते हैं। अगर इसके एरिया की बात करें तो ये हमारे हरियाणा के जितना छोटा है। बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन में से 59% लोग फ्लैमिश रीजन में रहते हैं एंड डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% लोग वलोनिया रीजन में रहते हैं एंड दे स्पीक फ्रेंच। अब बचे हुए 1% लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स। यहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं एंड 20% लोग बोलते हैं डच। इससे हमें ये पता चलता है कि पूरे कंट्री में डच स्पीकिंग पीपल की मेजोरिटी थी एंड जो कैपिटल सिटी थी वहाँ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की मेजोरिटी थी, यानी पूरा उल्टा पुल्टा था। अब हुआ ऐसा कि कंट्री में जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो ज्यादा रिच एंड पावरफुल थी कंपेयर टू मेजोरिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी से, एंड इसकी वजह से फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी को सप्रेस कर रही थी। दूसरा प्रॉब्लम ये भी था कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन का बेनिफिट बहुत देरी से मिलता था। इन दो रीजंस की वजह से इन दो कम्युनिटीज के बीच में 1950s एंड 1960s के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी एंड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स ब्रसेल्स में हुई थी क्योंकि कंट्री में डच एक मेजोरिटी कम्युनिटी थी बट कैपिटल सिटी में डच माइनॉरिटी में थी। अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब ये बेल्जियम के प्रॉब्लम्स और आगे बढ़े इससे पहले बेल्जियम के लीडर्स एंड उनकी गवर्नमेंट ने समझदारी दिखाते हुए कुछ डिसीजंस लिए। उन्होंने 1970 से लेकर 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव किए ताकि कंट्री में शांति बनी रहे एंड कम्युनिटी में आपस में कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो। उन्होंने काफी इनोवेटिव चेंजेस लाए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। वे क्या चेंजेस थे आइए देखते हैं। द फर्स्ट चेंज वॉज कि सेंट्रल गवर्नमेंट में द नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल होगी। सेकेंड चेंज वॉज कि अगर कोई स्पेशल लॉ पास करना है तो वो दोनों ग्रुप की सहमति से ही पास होगा, किसी एक ग्रुप की मर्जी नहीं चलेगी। थर्ड चेंज वॉज कि बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती है एंड स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकती है। इसमें फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पावर या इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। फोर्थ चेंज वॉज कि जो बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रसेल्स, उसमें एक अलग से गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें दोनों कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। फिफ्थ चेंज वॉज कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अलावा इन्होंने अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट तीनों ग्रुप्स दैट इज डच, फ्रेंच एंड जर्मन्स के लिए अलग अलग बनाई गई। ये डिफरेंट कम्युनिटीज अपने अपने कम्युनिटीज के लोगों के लिए कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करती थी। इससे हम कह सकते हैं कि बेल्जियम में 3 तरह की गवर्नमेंट फॉर्म होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। बट दिस अरेंजमेंट्स वर्क सो वेल कि दोनों कम्युनिटीज में शांति बनी रहती है। इतने अच्छे सिस्टम एंड अरेंजमेंट को देखते हुए बेल्जियम के कैपिटल ब्रसेल्स को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाने के लिए चूज किया जाता है। तो ये थी बेल्जियम की स्टोरी। नाउ ऐसी ही सिचुएशन को एक दूसरी कंट्री से कंपेयर किया गया है, श्रीलंका। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। श्रीलंका इंडिया के सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से थोड़े ही दूरी पर है। दूसरे काफी सारे साउथ एशियन नेशंस की तरह श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। यहाँ 74% पीपल सिन्हाला स्पीकर्स है एंड 18% पीपल तमिल स्पीकर्स है। यहाँ तमिल पॉपुलेशन दो तरह की है, एक है तमिल नेटिव्स जिन्हें हम श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं जो कि टोटल पॉपुलेशन के 13% लोग हैं, एंड दूसरा ग्रुप ऐसा है जिनको ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में एज अ प्लांटेशन वर्कर इंडिया से श्रीलंका लाया गया था एंड इनको इंडियन तमिल्स कहते हैं। इसमें 7% लोग क्रिश्चियंस थे जो सिन्हाला एंड तमिल दोनों ही भाषा बोलते थे। अब जो 74% सिन्हाला स्पीकर्स थे वे बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। जो 18% तमिल्स थे उसमें कुछ हिंदूस थे एंड कुछ मुस्लिम्स थे। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। नाउ श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिली। उसके बाद सिन्हाला कम्युनिटी ने अपनी मेजोरिटी के चलते गवर्नमेंट पे डोमिनेट किया। अब पावर में आने के बाद वे अपने हिसाब से रूल्स बनाने लगे, अपने मेजोरिटेरियन का फायदा उठाते हुए अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की।
ये सिन्हाला कम्युनिटी ने 1956 में एक एक्ट पास किया एंड सिन्हाला को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। सेकेंड इज कि यूनिवर्सिटी पोजीशंस या गवर्नमेंट जॉब में यहाँ की गवर्नमेंट इन सिन्हाला स्पीकर्स को फेवर करने लगी, यानी कि तमिल स्पीकर्स के कंपैरिजन में सिन्हाला स्पीकर्स को जॉब प्रेफरेंस ज्यादा मिलने लगी। थर्ड इज कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसके अकॉर्डिंग स्टेट बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा एंड उसे बढ़ाने में मदद करेगा। नाउ ये सब जो सिन्हाला कम्युनिटी की गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे, इसकी वजह से इन श्रीलंकन तमिल्स को लगने लगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके लैंग्वेज या कल्चर को लेकर सेंसिटिव नहीं है। उन्हें ये भी लगने लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहे हैं। उन्हें जॉब्स में एंड दूसरे सब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी इग्नोर किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी के बीच में तनाव बढ़ता गया। अपने आप को राइट दिलवाने के लिए इन श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी अलग पार्टीज बनाई ताकि वे अपने तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करवा सके। उन्हें रीजनल ऑटोनॉमी मिले, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन में एंड जॉब में। बट उनकी ऑटोनॉमी की डिमांड हर बार रिजेक्ट कर दी जाती थी। 1980s तक बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उभर कर सामने आ रही थी। ये पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड कर रही थी कि तमिल्स की अपनी एक अलग इलाम, एक अलग से स्टेट होना चाहिए नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। बट दिस डिमांड वाज आल्सो रिजेक्टेड। इसकी वजह से इन दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बनी रही एंड इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। दोनों कम्युनिटी के हजारों लोग मारे जाते हैं, कई फैमिलीज को देश छोड़कर जाना पड़ा। इस सिविल वॉर की वजह से श्रीलंका में टेरिबल सेटबैक दिखाई देने लगा एंड वहाँ काफी सारा सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल लॉस देखने को मिला। तो ये थी श्रीलंका की स्टोरी। तो अभी तक हमने दो स्टोरी सुनी, एक थी बेल्जियम की तो दूसरी थी श्रीलंका की। दोनों कंट्री की स्टोरी ऑलमोस्ट सेम थी एंड दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री थे। तो ऐसा तो क्या हुआ कि सिमिलरिटी होते हुए भी एक को सक्सेस मिली एंड दूसरे में सिविल वॉर शुरू हो गया? तो द रीजन इज पावर शेयरिंग। बेल्जियम में वहाँ के लीडर्स को ये समझ आ गया था कि यूनिटी ऑफ द कंट्री तभी पॉसिबल है जब हम दूसरी कम्युनिटी एंड रीजन्स के लोगों को भी रिस्पेक्ट करेंगे एंड उनकी फीलिंग्स को समझेंगे। इसीलिए उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाते हुए पावर को शेयर करके अपनी स्टोरी को सक्सेस की तरफ लेकर गए। जबकि श्रीलंका ने एग्जैक्टली इसका कॉन्ट्रास्ट शो किया। श्रीलंका में मेजॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटीज पर अपना डोमिनेंस फोर्स करना था एंड दे रिफ्यूजेस टू शेयर पावर। नतीजा सिविल वॉर। तो इसका मतलब है कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, बट व्हाई? तो इसके दो रीजंस है क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है। तो एक तो है प्रूडेंशियल रीजन एंड दूसरा है मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन है कि पावर शेयरिंग अच्छा है क्योंकि इसकी वजह से दो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम हो जाती है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट का फायदा क्या होता है? वैसे भी वो हमें वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ ही तो लेके जाती है एंड सो हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग की वजह से सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहती है। अब अगर हम मेजॉरिटी कम्युनिटी की मर्जी दूसरों के ऊपर थोपते रहेंगे तो ये शॉर्ट टर्म के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है, बट लॉन्ग टर्म के लिए, देश की यूनिटी के लिए खतरा हो सकता है। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, इसका अब हम मॉरल रीजन देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सबको अपना लीडर चुनने का फ्रीडम है। डेमोक्रेटिक रूल में सब इससे अफेक्टेड है क्योंकि हम जो लीडर चुनते हैं वो लॉज बनाते हैं एंड लॉज सबके लिए बनता है, सिर्फ वोटर्स, लीडर्स या पॉलिटिशियंस के लिए नहीं। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ही है कि लोगों को कंसल्ट किया जाए कि हाउ दे वांट टू बी गवर्नड। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जिसमें कंट्री के सिटीजन पार्टिसिपेट करे एंड उनको भी अपनी राय देने का हक हो। सो प्रूडेंशियल रीजन हमें ये बताता है कि पावर शेयरिंग से हम सोसाइटी में बेटर आउटकम ला सकते हैं एंड मॉरल रीजन ये बताता है कि पावर शेयरिंग क्यों वैल्यूएबल है। अब हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कौन कौन से तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। इसमें पहले है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें गवर्नमेंट की जो पावर होती है उसे डिवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों ऑर्गन्स एक जैसे होते हैं, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। इन सबके पास एक जैसी पावर रहती है, लेकिन इनके काम, इनके पावर अलग अलग होते हैं। इस तरह पावर को सेपरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से कोई भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं आती है एंड ना ही उनमें सुपीरियरिटी की फीलिंग आती है।
ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे पर नजर रखते हैं एंड इसीलिए इस सिस्टम को चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। अगर देखा जाए तो पावर को हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर कर सकते हैं, जैसे पूरे गवर्नमेंट के लिए जनरल गवर्नमेंट एंड दूसरी गवर्नमेंट रीजनल लेवल्स पर। जनरल गवर्नमेंट को हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट। जो रीजनल लेवल्स पर गवर्नमेंट होती है उसके डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग नाम होते हैं। इंडिया में हम इसे कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। बट ये रीजनल लेवल वाला सिस्टम हर एक कंट्री फॉलो नहीं करती, बट हमारी जैसी कंट्री जहाँ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को क्लियरली मेंशन किया होता है एंड इसी तरह का सिस्टम फॉलो किया गया है बेल्जियम में एंड सो दे वर सक्सेसफुल एंड श्रीलंका ने इसे रिजेक्ट किया एंड दैट्स व्हाई दे फेस द प्रॉब्लम। ये सेम प्रिंसिपल हम स्टेट गवर्नमेंट से लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। सो ऐसा डिवीजन जहाँ पावर हायर से लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइडेड होती है उसे हम कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है जहाँ पावर को डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक में शेयर किया गया है। कोई कोई कंट्रीज में सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन के लिए लीगल अरेंजमेंट्स किए गए हैं टू रिप्रेजेंट देम इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऐसे ग्रुप्स के लिए की गई है सो दैट दे वुड नॉट फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। इस तरह के अरेंजमेंट से माइनॉरिटी कम्युनिटीज को भी लगे कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेचर में हमें भी इंक्लूड किया जा रहा है, हमें भी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। आइए अब फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देखते हैं, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। नाउ प्रेशर ग्रुप्स में कौन कौन होता है? इसमें ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर, ये सब आते हैं। ये प्रेशर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियलिस्ट, ये ग्रुप गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाए रखते हैं कि वी आर द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स इन द कंट्री एंड इसीलिए गवर्नमेंट भी इनकी बातें सुनती है एंड इनकी डिमांड पूरी भी करती है। जैसे फार्मर्स, वे कहेंगे कि क्योंकि हमारा एक एग्रीकल्चरल कंट्री है एंड सो तुम्हें हमारी बातें तो सुननी ही चाहिए। वी ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द कंट्रीज इकोनॉमी। सो इस तरह से ये सब प्रेशर ग्रुप्स गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सारे ग्रुप्स गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं अपनी बातें मनवाने के लिए, बट हाँ, वे लोग डायरेक्टली पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल नहीं करते। सो ये लोग भी पावर शेयरिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन्स को अपना लीडर्स चुनने का फ्रीडम होना चाहिए। यहाँ पावर किसी एक के पास नहीं होता है, बट पावर को सबके साथ एंड सबके बीच में शेयर किया जाता है। हमारे कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो कंपटीशन होता है इलेक्शंस के थ्रू, वो ये प्रूव करता है कि हर बार कोई एक ही पार्टी नहीं जीती है, बल्कि अलग अलग पार्टीज भी इलेक्शन जीत सकती है। इस तरह से ये भी पावर शेयरिंग का हिस्सा होते हैं। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस लेसन। थैंक यू।